सूबे में सत्ता परिवर्तन के साथ माओवादी उन्मूलन की दिशा में बेहतर कोशिशें हो रही हैं। पिछले 10 माह में एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को बड़ी कामयाबियां हाथ लगी हैं। माओवादियों के बिल्कुल आधार इलाके में, उन इलाकों में जहां माओवादी अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं, ऐसे इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान जा रहे हैं, बड़े मुठभेड़ हो रहे हैं और बड़ी संख्या में माओवादी मार गिराए जा रहे हैं। ऐसे ही एक एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में जवान गए हुए थे और 8 नवंबर 2024 को हुए इस एनकाउंटर में 3 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मारे गए तीनों माओवादियों के शवों के साथ ही घटना स्थल से वेपन्स भी रिकवर कर लिए गए हैं। किस इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है, मारे गए माओवादी कौन रहे, कौन-कौन से वेपन्स रिकवर हुए हैं, इसके अलावा किस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर में चलाए जा रहे हैं, इन सारे विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ बस्तर आईजीपी सुंदर राज जी भी होंगे और इस पूरे एनकाउंटर से जुड़ी तमाम जानकारियां आज की इस रिपोर्ट में आपको उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। पहले तो मैं उन दर्शकों से माफी चाहता हूं जो लंबे समय से, पिछले करीब 1.5 माह से हमारे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। घरेलू व्यस्तताओं की वजह से मैं रिपोर्ट्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि हर रोज आप तक बस्तर के जमीनी हालात पहुंचाता रहूं। बहरहाल, वापस मुद्दे पे लौटते हैं। दरअसल बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में बसे रेखापल्ली और कोमटपल्ली का जो इलाका है, इस इलाके में माओवादी अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। इस इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की आसूचना या फिर इंटेलिजेंस इंट के आधार पर एक ऑपरेशन प्लान किया गया, लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में तर्रेम और बासागुड़ा थाने के साथ ही बीजापुर और सिलगेर और चुटवाई के कैंप से डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त टीम को रेखापल्ली और कोमटपल्ली के जंगलों की तरफ रवाना कर दिया गया। जब जवान 7 नवंबर को यहां से निकले और 8 नवंबर को उस इलाके में पहुंचे तो 8 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे के आसपास माओवादियों के प्लाटून नंबर 9 सीआरसी के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ और करीब शाम 5 बजे तक ये एनकाउंटर चलता रहा। करीब 6 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में जवानों ने 3 माओवादियों को मार गिराया। 6 घंटे जब एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा, जवानों को अपने पे हावी पाता देख नक्सली घटना स्थल से भाग खड़े हुए। जब घटना स्थल की सर्चिंग की गई तो मारे गए तीनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही वेपन्स भी रिकवर कर लिए गए हैं। मारे गए माओवादियों में एक पर 8 लाख का इनाम घोषित रहा है, जो कि प्लाटून नंबर 10 के कमांडर रहे हैं। इसके साथ ही जो वेपन्स रिकवर किए गए हैं उनमें एक स्नाइपर राइफल और एसएलआर राइफल के साथ ही कंट्रीमेड पिस्टल है, भारा बोर और बरमार की बंदूक है। इसके साथ कुछ वर्दियां हैं और ये जो फ्लैश लाइट आप देख रहे हैं, ये कैमरे का फ्लैश लाइट होता है, मगर ये बड़ा घातक हथियार है माओवाद संगठन के। दरअसल किसी भी तरह की जो कमांड आईडीज होती है, उसे कमांड देने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए इस फ्लैश लाइट का इस्तेमाल होता है। वॉकी टॉकी और ये तमाम चीजें जो बरामद कर ली गई हैं, कुछ जिंदा कारतूस भी हैं। हमारे साथ इस पूरे ऑपरेशन और साथ ही जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं माओवादियों के खिलाफ, उस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए बस्तर आईजीपी सुंदर राज जी हैं। सर, स्वागत है बस्तर जंक्शन में आपका। जी, धन्यवाद। सर, पहले तो इस ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। किस तरह का इंफॉर्मेशन मिली थी सर? माओवादियों का कौन सा फॉर्मेशन या कौन सी टीम उस इलाके में एक्टिव रही और कब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और मारे गए जो माओवादी हैं इनमें कौन-कौन शामिल रहे हैं, कितने का इनाम रहा, ये तमाम चीजें जानना चाहेंगे। जिला बीजापुर के थाना उसूर, पामेड़ एवं तरेम के ट्राई जंक्शन इलाका में, जहाँ पर कोमटपल्ली, रेखापल्ली जंगल क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीए महोदय संगठन के उसूर येलोज का पीएलजी प्लेटून नंबर 9, प्लेटून नंबर 10, सीआरसी कंपनी नंबर 2, पीएलजी पेट्रोल नंबर 1 की कुछ महोदय कैडर की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी टीम और एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। दिनांक 8 नवंबर को सुबह से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक रुक कर कई बार फायरिंग हुआ है। उसके पश्चात लगातार 5-6 घंटे के जो मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग के दौरान कुल 3 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। तीनों पुरुष वर्दीधारी माओवादी कैडर थे और उनकी कब्जे से एक एसएलआर वेपन जिसमें टेलीस्कोपिक साइट भी माउंटेड थे और एक स्नाइपर वेपन और एक 12 बोर और पिस्टल और काफी बड़ी संख्या में 12 बोर और मजल लोडिंग राइफल्स भी रिकवर किए गए थे और अन्य आर्म्स अम्यूनिशन भी
घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों की शनाख्ती में एक अभी इस्टेब्लिश हुआ है, जो पीएलजीए प्लेटून नंबर 10 के कमांडर जोगा के रूप में एक डीवीसीएम रैंक का है और उनके ऊपर 8 लाख का इनाम भी घोषित है। अन्य दो शेष माओवादी का भी शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। सर अभी जितने भी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, हमारे जो सोर्सेस हैं वो हमें बता रहे हैं कि ह्यूमन इंट के साथ साथ टेक्निकल इंट पे भी जो है ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं। ये जितना भी जो हमारा अभी वर्ष 2024 में जो अभियान संचालित किए गए थे, उसमें सटीक आसूचना के आधार पर हमारा अभियान आधारित रहा है। उसी कारण से परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा है। सुरक्षात्मक कारणों से हम इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में बहुत ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन क्षेत्र की जनता भी मन बना लिया। इस माओवादी संगठन के कारण से उनका काफी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे अभी तक विगत यदि 24 साल में देखा जाएगा, लगभग 1800 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा पुलिस मुखबिर के आरोप पर या अन्य किसी न किसी आरोप पर कितने उन्हें सालों में सर? जो वर्ष 2001 से लेकर अब तक विगत 23-24 वर्षों में 1800 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी द्वारा अलग अलग आरोप पर उन्हें हत्या की गई थे। अनेक शासकीय संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान किए गए थे। इस प्रकार माओवादी गतिविधि के कारण से, माओवादी आंदोलन के कारण से क्षेत्र की जनता का किसी प्रकार का फायदा ना हुआ, उल्टा काफी भारी नुकसान ही उठाना पड़ा। इस कारण से मतलब जनता भी मन बना लिया क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को समाप्त करने के लिए, और शासन का भी स्पष्ट इरादा है माओवादी गतिविधि को खात्मा करते हुए इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करने का। उसी मंशानुरूप, उसी इच्छानुरूप हम लगातार अभी अभियान संचालित करते हैं। उसके परिणाम वर्ष 2024 में सकारात्मक रहा। यदि माओवादी कैडर की संख्या के हिसाब से देखा जाएगा, अब तक विगत 10 महीने में टोटल 192 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थे, और वेपन के हिसाब से देखा जाए तो मतलब कुल 246 हथियार, जिसमें एलएमजी, AK-47 इंसास, एसएलआर, इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स वो भी रिकवर की गई। सर इलाका वही है, नक्सल समस्या वही है, जवान वही हैं, हथियार वही हैं। लेकिन हम सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले 1 सालों में, जैसा कि आंकड़ा आप ही दे रहे हैं, 192 बॉडीज रिकवर कर लिए गए हैं। हम भी देख रहे हैं लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबियां हाथ लग रही हैं। बड़े नक्सल लीडर्स मारे जा रहे हैं, स्टेट कमेटी तक के जो लीडर्स हैं ये मारे जा रहे हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स रिकवर कर दिए जा रहे हैं। तो सर सारी चीजें वही हैं, इलाका वही, नक्सलवाद समस्या वही, जवान वही, हथियार वही। तो ये बदली हुई रणनीति का नतीजा है, सकारात्मक नतीजा है, या फिर सरकार बदली और उसके बाद जिस तरीके से फ्री हैंड मिल चुका है और सरकार ने ठान लिया है कि भैया नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करना है, तो उसके बाद किसी तरह की कोई और तब्दीलियां नजर आती है सर? क्या ये सरकार बदलने की वजह से संभव हो पा रहा है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन का और केंद्र सरकार का दोनों का स्पष्ट मंशा है इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना, और वो भी एक समयबद्ध तरीके से, मतलब आने वाले 1.5-2 साल में नक्सल समस्या को बिल्कुल विराम देने का शासन का एक स्पष्ट मंशा है। उसी मंशा अनुरूप एक कार्य योजना बनते, कार्य योजना में क्रियान्वयन करने के लिए फोर्सेस के लिए क्या कुछ आवश्यक साधन संसाधन, उसे भी इक्विप किए गए थे। साथ साथ जो फोर्सेस का मनोबल भी अभी काफी मजबूत है, और जिस तरीके से मतलब हाल फिलहाल में जो नक्सल अभियान में हमें एडवांटेज मिला है, उसी को लेकर अपना जवान का मनोबल भी काफी मजबूत है, और ट्रेनिंग भी लगातार जंगल वॉरफेयर की दृष्टिकोण से अलग अलग संस्था में जो हमारा जवान वेल ट्रेंड भी है, और सब परिस्थिति एक साथ कॉम्बाइन होकर अभी हमारा परिणाम काफी सकारात्मक और निर्णायक देखने के लिए मिल रहा है। और काम अभी भी शेष है, जिसका आने वाला साल 1.5 साल में हमको और बेहतर रणनीति के साथ और मजबूती के साथ हमको क्रियान्वयन करना है। उसी के तहत हम पूरा आश्वस्त है, आने वाला बहुत जल्दी, जैसे शासन ने भी एक समय सीमा निर्धारित किया जो 2026 तक हमको इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कराना, इसमें अंकुश लगाने के लिए, उसी में हम सफल होने के लिए पूरा संभावना दिखाई दे रहा है। फिर मानसून के दौरान हमने देखा कि बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे थे, जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, भौगोलिक परिस्थितियां बेहद विपरीत है, पहाड़ियों से घिरा इलाका है, घना जंगल है, नदी नाले उफान पर रहते हैं, बावजूद इसके ऑपरेशंस चल रहे थे। मानसून खत्म हो गया सर, अब क्या नक्सल ऑपरेशन में और भी तेजी या आक्रामकता देखने को मिलेगी? वर्ष 2024 में मानसून की अवधि में भी हमारा अभियान नियमित रूप से जारी रहा। उसके में काफ़ी अच्छा परिणाम भी, जैसा अबूझमाड़ के क्षेत्र अंतर्गत और नेशनल पार्क इंद्रावती क्षेत्र, जहाँ पर अभियान में आमतौर पर जाना संभव कम लगते थे, उन इलाकों में भी सुरक्षा बल द्वारा बेहतर एक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से और फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के माध्यम से उन क्षेत्र में भी जाकर नक्सली कैंप को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाए थे। और उसके देखते हुए मतलब पोस्ट मानसून सेशन में भी हमारा कार्रवाई अभी प्रारंभ होगी। जैसा कल 8 नवंबर को जो परिणाम है, जो पोस्ट मानसून ऑपरेशन के जो पहले जो एक मेजर ऑपरेशन का
दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। और आने वाला समय में भी और जहाँ-जहाँ सूचना मिल रहा है, जहाँ-जहाँ हमको परिस्थिति अनुमति देगा उस हिसाब से हम और बेहतर तरीके से अभियान संचालित करेंगे ताकि जैसे शासन की मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप हम इस अभियान को एक लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं ताकि नक्सल संगठन का खात्मा सुनिश्चित करा सकता है। सर हमने देखा है पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। नक्सल लीडर जब सेंट्रल कमेटी मेंबर बन गए हैं हिडमा, जिनके नाम पे ये कहा जाता है कि हिडमा इज इक्वल टू नक्सलवाद, नक्सलवाद इज इक्वल टू हिडमा, उनके गांव में भी कैंप खोल दिया गया। अभी भी एक बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा इलाका है जो माओवादियों के प्रभाव में है। क्या उन इलाकों में कैंप खोलने में अब तेजी लाई जाएगी सर? जैसे कैंप स्थापना जो उस क्षेत्र की जनता की जैसे मांग अनुसार जहाँ आवश्यकता है उस हिसाब से निर्णय की जाती है। अभी एग्जैक्टली कौन सी जगह में कितना कैंप खोले तो सुरक्षात्मक करने से फिर बताना थोड़ा उचित नहीं होगा। लेकिन जैसा जैसा भी जनता खुद कई इलाके में मांग कर रहा है, हमारे क्षेत्र में भी कैंप स्थापित होना चाहिए ताकि जो सड़क का पुल पुलिया का निर्माण करे और अन्य मूलभूत सुविधा उन इलाका तक पहुंचे करके जैसा विगत समय में जो कैंप स्थापित की गई उसी कारण से अनेक इलाका में उसका तस्वीर बदल गए थे। जो जिस इलाका में जो सड़क उपलब्ध नहीं थी उन इलाका में सड़क निर्माण प्रगति पर या कुछ इलाकों में पूर्ण भी हो चुकी, बिजली आपूर्ति होगी, रेशन दुकान से लेकर अन्य जो मूलभूत सुविधा उन इलाका में स्थापित होगी। इन सब विषय को देखकर क्षेत्र की जनता का मन में भी एक मांग है उनके इलाके में भी कैंप स्थापना करने का। उसी अनुरूप हम आकलन करेगा और जहाँ-जहाँ उचित होगा उधर कैंप स्थापना की जाएगी। मतलब नक्सलवादी अभियान तो जो कैंप स्थापना नहीं होगा उस इलाके में भी जारी है। जैसे अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारा बहुत ज़्यादा कैंप नहीं थे लेकिन इस साल उसमें भी अभियान संचालित रहा और काफ़ी अच्छा परिणाम भी हमको देखने मिला। कैंप स्थापना करने का मेन मकसद है जो क्षेत्र की जनता का सुख-सुविधा पहुँचाने का, उनके जीवन स्तर में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, उसी हिसाब से आने वाला समय में भी कैंप स्थापना के संबंध में आवश्यक निर्णय लेकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर हम वापस इसी ऑपरेशन पे लौट आते हैं। दरअसल वेपन्स के बारे में जानना चाहेंगे सर। ये स्नाइपर रिकवर कर लिया गया है। बहुत कम स्नाइपर रिकवर होते हैं सर। जी, जैसा प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम संगठन का जो मुख्य जो एक मोडस ऑपरेंडी है एम्बुश के माध्यम से सुरक्षा बल को नुकसान पहुँचाना है या आईडी के माध्यम से नुकसान पहुँचाना है। उसके साथ-साथ जो स्मॉल एक्शन टीम होते हैं या टारगेटेड जो छोटी टीम्स होते हैं जो स्नाइपर वेपन के माध्यम से या पिस्टल या इस टाइप का जो स्मॉल वेपन्स के माध्यम से भी सुरक्षा बल को टारगेट करके पूर्व में भी नुकसान पहुँचाए गए थे। लेकिन अक्सर मुठभेड़ में इस टाइप का वेपन्स रिकवरी नहीं हो पाते। अभी इस बार 2 वेपन जिसमें एक एसएलआर में जो टेलीस्कोपिक साइट माउंटेड है और दूसरा जो एसएलआर वेपन में जो टेलीस्कोपिक साइट माउंटेड है जिसको लेकर वो टारगेटेड मतलब किसी स्मॉल टीम्स को मतलब टारगेट करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा एक फुल फ्लेज्ड एक स्नाइपर वेपन जो नजर आ रहा है जिसके माध्यम से वो हमारा सुरक्षा बल के आइसोलेटेड टीम्स को मतलब टारगेट कर सकता है। इस प्रकार का माओवादियों का ये रणनीति मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन रणनीति मोडस ऑपरेंडी नहीं लेकिन पूर्व में भी उनके पास इस प्रकार का जो वेपन्स और टेलीस्कोपिक साइट उपलब्ध है लेकिन एक ही मुठभेड़ में मतलब 2 इस प्रकार का जो वेपन रिकवर करना है संभवतः मतलब पहली बार होगा और अन्य जो वेपन्स है जैसा नॉर्मली हम जैसे भरमार वेपन को कम आकलन करते हैं लेकिन भरमार हथियार भी उतना ही नुकसानमंद है जो किसी एक भरमार वेपन से भी सुरक्षा बल को टारगेट करे काफी क्षति पहुंचा सकता है। जी, ये 12 बोर है और ये बरबोर है। ये भरमार है जी, ये ये 12 बोर राइफल है। एक बार में सिंगल बस वो होता है सर, लोड होता है। हाँ, इसका जो अम्युनिशन उधर है जो 12 बोर का जो भरमार एक मजल लोडिंग राइफल होते हैं जिसके माध्यम से भी वो लोग चारा वरा को डालकर मतलब जैसे मजल से लोड करते हैं चारा वरा डालकर फिर उसका फायर करने से मतलब सुरक्षा बल के लिए उससे भी काफी नुकसान पहुंचा सकता था और माओवादियों का मतलब जो बेस कैडर्स में मतलब आमतौर पर इस टाइप का वेपन्स आम दिया जाते हैं और जो पीएलजी फॉर्मेशंस के पास जो रेगुलर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक निचले कैडर हैं सर उनको इस तरह के वेपन्स दिए जाते हैं। जैसे मिलिशिया कैडर्स हो गए यार अन्य जितना भी जो उनका बेस फॉर्मेशन का कैडर्स हो गए और ऐसा कोई उनके पास नियम तो नहीं मतलब कौन सी वेपन किसको दिया जाए कई बार मतलब इवन मिलिशिया कमांडर के पास भी ग्रेडेड वेपन्स भी दी जाती है और जैसा इवन रेगुलर फॉर्मेशन के पास भी वो मजल लोडिंग वेपन्स भी दी जाती है। कुल मिलाकर सभी प्रकार के जो वेपन यदि बीजीएल से लेकर जो आईडी से लेकर जो स्मॉल एक्शन टीम्स के वेपन सभी उतने ही मतलब
सुरक्षा बल के खिलाफ इस्तेमाल करके उसका नुकसान पहुंचाने की माओवादी द्वारा कोशिश की जाती है। और जानना चाह रहा था, ये जो फ्लैश लाइट है सर कैमरे का, इसका मैकेनिज्म किस तरह से इस्तेमाल करते हैं सर, जैसे मतलब आईडी ब्लास्ट करने के लिए? ये आमतौर पर जो कमांड आईडी का जो आईडीज है, जो आईडी का 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर है, दूसरा जो प्रेशर आईडी होते हैं, तीसरा होता है कमांड आईडी है। प्रेशर आईडी है जो विक्टिम ऑपरेटर आईडी बोलते हैं, मतलब जैसे जंगल में लगाए जाते हैं, फिर किसी के पैर पड़ने से वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर इसी कारण से काफ़ी नुकसान सिविलियंस को भी हुआ, सुरक्षा बल का भी हुआ है। दूसरा जो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ऑपरेट करने वाला आईडी होगी। तीसरा जो कॉमन एक मैकेनिज्म है जो कमांड आईडी है, जैसे एक बैटरी सोर्स रहते हैं, और जो इस टाइप का जो फ्लैश गन के माध्यम से जो कमांड जो टिफन बम होगी या पाइप बम होगी, उस तक तार से जुड़कर मतलब उसका ऑपरेट की जाती है, ताकि जो वाहन का टारगेट करने की या काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल का मूवमेंट के दौरान उसका टारगेट करने के लिए माओवादी द्वारा उसका इस्तेमाल की जाती तो है। इस स्विच से ही कमांड देते सर, इस स्विच और से? इसी में स्विच का जो कमांड कंट्रोल रहते हैं, जी। जैसे इसका बैटरी सोर्स रहते हैं उसमें, जी। और उसके बाद फिर जो आईडी का जो टिफन बम होगी या पाइप बम होगी, उसे तार तक जोड़ कर रखते हैं, उसी कमांड के माध्यम से जैसा 100 मीटर 200 मीटर तक उसका तार लेकर निकल कर रखते हैं, और जैसा मौका को देखकर फिर उसका एक्टिवेट की जाती है। तो अभी जैसे की जानकारी आप दे रहे हैं सर, आक्रामकता और नक्सल ऑपरेशन में और भी तेजी देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से मतलब जैसे इस इलाका में जो नक्सल संगठन का खात्मा शोषित करके इलाका में एक शांति व्यवस्था स्थापित करना है, क्षेत्र की एक नया पहचान दिलाना है, और जनता की इच्छा अनुसार एक विकास कार्य को भी गति देना है। क्योंकि जैसा अन्य क्षेत्र में जैसा युवा युवती छात्र छात्रा को जो एक सपना रहता है, मतलब महानगरों में जो बड़ी शहरों में, वो सपना इधर की जनता को भी, इधर का भी युवा युवती को देखने के भी पूरा हक है, पूरा अधिकार है। उससे माओवादी संगठन कहीं ना कहीं वादा उत्पन्न करके रखते थे। वो सपना को पूरा करने के लिए हमको इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित कर कर एक कानून का व्यवस्था स्थापित करके रखना अति आवश्यक है। माओवादी के पास अब एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करके एक सामान्य जीवन जीने का। उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, फिर उनके परिणाम भी काफी गंभीर रहेगा। यदि टॉप लेवल का कैडर हो या स्थानीय लेवल का माओवादी कैडर हो, यदि उनके पास जो विकल्प अभी भी है, जो हिंसा त्याग करके हथियार छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास पॉलिसी का फायदा उठाकर एक सामान्य जीवन जीने के साथ साथ क्षेत्र की विकास, सुरक्षा और शांति के लिए अपना योगदान भी दे सकता है। यदि वो नहीं करेगा, फिर उनका परिणाम जैसा उनका अन्य जो बाकी इस साल 192 माओवादी कैडर के साथ जो हुआ, वो परिणाम जो शेष माओवादी कैडर जो अभी भी जंगल में रहकर जनता को प्रताड़ित कर रहा है, उनको भी वही परिणाम को सामने करना पड़ेगा। सर, इस एनकाउंटर में जो 3 लोग मारे गए, उसमें एक आइडेंटिफाई हुए हैं, जोगा, जो प्लाटून नंबर 9 के कमांडर हैं। 10 के जी। और उस इलाके में प्लाटून नंबर 9 और प्लाटून नंबर 10 एक्टिव है सर। तो जब जाहिर सी बात है, कमांडर यदि मारा जाएगा तो प्लाटून भी थोड़ा सा कमजोर होता है सर। निश्चित रूप से वर्ष 2024 में हमारा एक मेन जो फोकस एरिया रहा है, जो टॉप लेवल का जो कैडर्स उनको भी खिलाफ कार्रवाई प्रभावी रूप से करने का, जैसे कई लोग गिरफ्तार भी हुआ। लेकिन मुठभेड़ में देखा जाए तो मतलब 5 डिविजन सॉरी स्टेट कमेटी लेवल का कैडर्स है, जिसमें डीकेएसएफसी के 4 कैडर, जोगन्ना, रणधीर, नीति और अभिनय, जो 4 डीकेएसएफसी कैडर, एक तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर जो सागर, जो कंपनी नंबर 2 सीआरसी का भी कमांडर के रूप में काम करते थे, और पुजारी कांकेर एनकाउंटर जी, में मारे गए। जो तेलंगाना ग्रेहाउंड्स के साथ जो अभियान में मारा गए थे। और जो 10 डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है, और 35 एरिया कमेटी मेंबर का कैडर, जो इस प्रकार का जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल का कैडर का भी इस साल मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। और पीएलजी फॉर्मेशन का जो अनेक माओवादी कैडर, जैसे यदि बटालियन का हो या कंपनी का हो या प्लेटून का हो, पीएलजी फॉर्मेशन का भी काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। जो कल की मुठभेड़ में जो पीएलजी प्लेटून का 10 का जो कमांडर है, जो का डेड बॉडी रिकवर की थी, उस प्रकार जो टॉप मिडिल लेवल कैडर्स का घटना में, जो मुठभेड़ में बॉडी रिकवर करने के कारण से उनके संगठन में काफी एक सेटबैक लगते हैं। और जैसा एक तो गैर कानूनी गतिविधि का संचालित करने वाला संगठन है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना अति आवश्यक भी है। यदि जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, यदि हिंसा छोड़कर यदि समर्पण करे तो ये सब इन टाइप का जो माओवादी गतिविधि से, हिंसात्मक गतिविधि छोड़कर समर्पण करने का भी उनके विकल्प रहते हैं। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो फिर उनका इस टाइप का परिणाम को सामने करना पड़ेगा। सर, ये सरेंडर करने का जो ऑफर है, ये लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है? देखिए, जैसा अभी तो वर्तमान में जो पॉलिसी लागू है और शासन द्वारा भी
दोनों केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया। मतलब अभी भी यदि कोई आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए जो उचित आर्थिक सहायता से लेकर अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करने का जो पॉलिसी है, उसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन यदि कोई इस भाषा को नहीं समझ रहा है, इस ऑफर को नहीं समझ रहा है, अभी भी जैसा आतंक के बल पर क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम कर रहा, तो फिर उनके खिलाफ हमको कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं पुनः इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, मतलब अभी वक्त है सुधरने के लिए, समझने के लिए, और उसका फायदा उठाकर आकर आत्मसमर्पण करें, नहीं तो फिर गंभीर जो परिणाम को देखने के लिए उनका आवश्यकता पड़ सकता है। थैंक यू सर, जी थैंक यू वेरी मच सर बस्तर जी जंक्शन से बात करने के लिए। तो आप बस्तर आईजी थे जो जिन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले करीब 10 माह में 100 अलग-अलग मुठभेड़ों में करीब 10 करोड़ के 193 माओवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है। वहीं करीब 240 वेपन्स रिकवर कर लिए गए हैं, 700 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 700 से अधिक नक्सली जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। बीते कुछ समय में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक सफलताएं बस्तर पुलिस को मिल रही हैं और नक्सली जो है वो सेटबैक पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाने में नक्सल संगठन किस तरह से कोई कामयाब नहीं हो रहा है, मगर नक्सलियों के आधार इलाके में घुसकर, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, चाहे वो दंतेवाड़ा और सुकमा का सीमावर्ती इलाका हो, या चाहे सुकमा और बीजापुर का सीमावर्ती इलाका हो, जहां माओवादी अपनी समानांतर सरकारें चलाते हैं, उस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान पहुंच रहे हैं और माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार हो रहे इन एनकाउंटर्स में पुलिस को मिल रही लगातार सफलताओं के कारण जवानों का मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जब हम पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं तो वो हमें ये भी जानकारी देते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान एक डेडलाइन सेट कर रखा है कि मार्च 2026 तक किसी भी हाल में नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। तो जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी ये बताते हुए ये भी जिक्र करते हैं कि बहुत संभावना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खत्म हो ही जाएगा। बहरहाल मार्च 2026 तक क्या होगा, नक्सलवाद का क्या होगा, या नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं बस्तर पुलिस के द्वारा, ये किस ओर करवट बदलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझको लगा कि एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 माओवादी मारे गए, इससे जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा दूं और उसी से जुड़ी ये तमाम जानकारियां थी। नक्सलवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, इससे जुड़े तमाम सवाल जवाब बस्तर आईजी से की गई। आपको लगता है कि तथ्यात्मक बातचीत हुई है और ये रिपोर्ट बिल्कुल सटीक रही है, या फिर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी आपको? तो इस रिपोर्ट को साझा जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझको दीजिए इजाजत, आपसे होगी मेरी मुलाकात अगली रिपोर्ट में।